क्या पढ़ा रहे थे? 1857 का विद्रोह कहां तक हो गया था? आए क्या पढ़ा रहे हैं? 1857 का विद्रोह। चलिए, स्वरूप हम आपको डिस्कस कर दिए थे, स्वरूप डिस्कस कर दिए थे। आगे जो है आपको आगे जो है आपको कारण भी डिस्कस कर दिए थे। आगे देखना है प्रसार और नेतृत्वकर्ता, यानी इस विद्रोह का प्रसार जो है आपको कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ इस विद्रोह का प्रसार हुआ है और किन किन क्षेत्रों में इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन है, इसको हमें देखने हैं। पहली बात यह है, क्या 1857 के विद्रोह से पूरा का पूरा भारत प्रभावित था? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि 1857 के विद्रोह से पूरा का पूरा भारत प्रभावित नहीं था, बल्कि भारत के कुछ क्षेत्र, भारत के कुछ भूभाग प्रभावित थे और भारत के कुछ क्षेत्र और कुछ भूभाग 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थे। अगर ओवरऑल के दृष्टिकोण से देखा जाए और आप भारत के मानचित्र पर आएंगे तो आप यह पाएंगे कि विशेष तौर पर 1857 के विद्रोह से जो उत्तरी भारत है, जो मध्य भारत है, जो पूर्वी भारत है, उत्तरी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। विशेष तौर पर अगर बात दक्षिण भारत की करें, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह से दक्षिण भारत एकदम से प्रभावित नहीं था। वहां पर कोई लाग लपेटा नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं। दक्षिण भारत में तो पतो नहीं चला था कि कुछ हुआ है। तो जो आपको 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह से पूरा का पूरा भारत प्रभावित नहीं रहा है। भारत का कुछ भाग प्रभावित रहा है और कुछ भाग प्रभावित नहीं रहा है। विशेष तौर पर जो दक्षिणी भारत है वह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं रहा है। और यहां से प्रश्न यही आने की संभावना है, निम्नलिखित में से भारत का कौन ऐसा भूभाग है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिण भारत। क्लियर? दूसरी बात आप समझिएगा कि जैसे 1857 के विद्रोह से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य प्रभावित रहे हैं। अब इन राज्यों में अगर देखा जाए कि इन राज्यों में 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन था, तो इन राज्यों में अगर देखा जाए
तो 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा है आपको उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ आप सब लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली तो वर्ष 1912 में बनी है। भारत की राजधानी दिल्ली वर्ष 1912 में बनी है, लेकिन उससे पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। वर्ष 1857 की अगर बात करें तो वर्ष 1857 के समय भारत की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी, और उस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था आपको उत्तर प्रदेश। कौन बन गया था? उत्तर प्रदेश। जिस वजह से भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में प्रवास किए, अर्थात उत्तर प्रदेश में रहे। और उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर इलाहाबाद, जिसे आज के डेट में प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद अर्थात आज के संदर्भ में प्रयागराज को लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो है आपातकालीन राजधानी बनाया था। आपातकालीन राजधानी बनाया था, आपातकालीन राजधानी बनाया था। तो आपसे यह बात पूछा जाता है कि जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने भारत के किस शहर को आपातकालीन राजधानी बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत के जिस शहर को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था वह शहर था आपको इलाहाबाद, जिसे आज कहा जाता है प्रयागराज। क्लियर है ये बात? मेरे ख्याल से ये बात आपके नोट में नहीं है, मेरे ख्याल से। और जो नोट में नहीं है उसको नोट डाउन करना है, नीचे से लिखना है आपको। लिखिएगा। लिखिएगा 1857 के विद्रोह से 1857 के विद्रोह से दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से दक्षिण भारत अछूता रहा था, अछूता रहा था, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारतीय वायसराय, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाया, आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाया, आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाया, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है।
अब आगे समझिएगा, आगे देखिएगा। हमने आपको ये बात बतलाया था कि जो 1857 का विद्रोह है उसकी शुरुआत 10 मई 1857 से 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया। ये सिपाही 11 मई 1857 को पहुंच गया दिल्ली और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता सांकेतिक तौर पर घोषित किया और फिर विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से दिल्ली में हुई है। तो दिल्ली में जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है वह हुई है आपको 12 मई 1857। तो जो आपको 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना है आपको दिल्ली। 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कौन बना है आपको? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली बना है, दिल्ली बना है, दिल्ली। देखिए, दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत आप सबने जाना है 12 मई 1857 से हुआ है। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुआ है। देखिए, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर ने संभाला था सांकेतिक तौर पर, लेकिन काफी उम्र हो चुका था उनका, काफी उम्र दराज थे, जिस वजह से सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने संभाला था। सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने संभाला था, बख्त खां ने। तो दिल्ली में अगर बात नेतृत्व की करें तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। वही अगर सैन्य नेतृत्व की हम बात करें तो सैन्य नेतृत्व संभाला गया था आपको बख्त खां। सैन्य नेतृत्व संभाला गया था बख्त खां के द्वारा। अंग्रेजों ने देखा कि दिल्ली में विद्रोह जोर शोर से चल पड़ा है और विद्रोही सैनिकों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया है। और बहादुर शाह जफर को विद्रोही सैनिकों ने इस रूप में घोषित किया कि बहादुर शाह जफर पूरे भारतवर्ष में विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि विद्रोही सैनिकों ने जब बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया है, अगर दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया जाए तो यह माना जाएगा कि विद्रोह खत्म हो गया। इसीलिए अंग्रेजों ने पूरा दमखम के साथ दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेनापति निकल्सन और हडसन, ब्रिटिश सेनापति निकल्सन और हडसन निकल्सन और हडसन को दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। ये दोनों काफी क्रूरात्मक ढंग से, काफी दमनात्मक ढंग से विद्रोह को दबाया दिल्ली में। सैकड़ों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया निकल्सन और हडसन ने। और उस समय एक उर्दू शायर मिर्जा गालिब,
अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू शायरों में से एक थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म तो ऐसे आगरा में हुआ था, आगरा में 1796 ईस्वी में। 1796 ईस्वी में मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। लेकिन मिर्जा गालिब बाद के वर्षों में दिल्ली चले गए थे। और जब 1857 के विद्रोह हो रहे थे तो मिर्जा गालिब उस समय दिल्ली में थे। और मिर्जा गालिब ने अपने शायरी के माध्यम से यह बतलाया कि वैसी कोई घटना नहीं थी जो अंग्रेजों ने दिल्ली में नहीं किया हो। और मिर्जा गालिब ने अपनी रचना के माध्यम से यह भी बतलाया कि जो दिल्ली था, दिल्ली में खून का नदी बह रहा था, दिल्ली में खून का नदी बह रहा था। तो यहां पर एक पूछे जाने योग्य प्रश्न यह है, किस उर्दू शायर ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब। एक प्रश्न यह। और देखिए, जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह को प्रतिदिन के हिसाब से जिस समाचार पत्र ने कवर किया है वह है लंदन टाइम्स। लंदन टाइम्स, जो लंदन टाइम्स समाचार पत्र है, वो प्रतिदिन के हिसाब से 1857 के विद्रोह को कवर किया था। और उस समय उसके प्रधान संपादक हुआ करते थे माइकल रसल। माइकल रसल। तो यहां पर दो बात जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसमें से एक बात किसी ना किसी परीक्षा में मेरे ख्याल से हमको लगता है कि रेलवे में परीक्षा ने पूछा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब। और दूसरा काफी शानदार प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया? या फिर किस संपादक या लंदन टाइम्स के किस संपादक ने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया? तो आंसर हो जाएगा आपको क्या? लंदन टाइम्स, माइकल रसेल। समझ गए? तो ये बात है, इसको जो है आप याद रखिएगा। नीचे से आप लिखिएगा, लिखिएगा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। इनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनका जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। वहीं इनका निधन 1869 ईस्वी में 1869, वहीं इनका निधन 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1869 1869 1869 1869 1869। तो वही तो हम बोल रहे हैं, नवासी बोले, बट
1869 1869 ईस्वी में हुआ है। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र ने, ऐसे लिखिएगा, लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक, लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक माइकल रसल ने 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन दिया है। सजीव वर्णन किया है या दिया है, लिखिए ना, किया है, किया है, किया है लिखिए, तब पर भी ठीक है, दिया है तब पर भी ठीक है, दोनों स्थिति में ठीक, वही बात। अब आगे आइएगा, देखिए जो आपको निकलसन और हडसन है काफी दमनात्मक ढंग से दिल्ली में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे और दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए ब्रिटिश अधिकारी निकलसन मारा गया। ब्रिटिश अधिकारी निकलसन मारा गया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी हडसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। और अगर बात करें तो 1857 का विद्रोह सितंबर 1857 आते आते दबा दिए गए दिल्ली में। मई 1857 में दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई और सितंबर 1857 आते आते लगभग 4 माह के भीतर, लगभग 4 माह के भीतर ही दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया गया। अगर सबसे पहले विद्रोह किस शहर में दबाया गया, तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह दबाया गया है आपको दिल्ली में। कहां दबाया गया है? दिल्ली में। और दिल्ली में जब विद्रोह को दबा दिया गया, जब विद्रोह दबने के कगार पर था, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। हुमायूं को अपना जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। लेकिन उनकी पत्नी जीनत महल पर काफी प्रेशर बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। और ध्यान रहे, बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित जीनत महल ने ही की थी। लेकिन आपको जब विद्रोह दबने के क्रम पर था, तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जब जाकर छिप गया था, तो उसकी पत्नी जीनत महल ने ही अंग्रेजों को यह सूचना दी कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है। और जीनत महल के सूचना पर ही जो है हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके जो है उन्हें लाल किला में लाया गया और लाल किला में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा बर्ताव किया गया जो
बादशाह के आने पर अंग्रेज खड़ा हो जाता था, उस बादशाह को घुटने के बल बैठा दिया गया और उसका हाथ और पैर दोनों बांध दिया गया। बहुत बुरा बर्ताव बहादुर शाह जफर के साथ किया गया। और फिर जब 1857 के विद्रोह का अंत हुआ तो मुगल बादशाह के पद को ही समाप्त कर दिया गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ म्यांमार या बर्मा के रंगून शहर भेज दिया गया और वहीं पर रहते हुए 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। और बहादुर शाह जफर के निधन होने के बाद जो है उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी रंगून की यात्रा पर थे तो बहादुर शाह जफर के मकबरा पर जाकर के चादर चढ़ाने का मोदी जी ने भी काम किया था। अगर नीतीश कुमार कहीं मजार पर, दरगाह पर, कब्र पर जाकर चादर चढ़ाता है तो लोग सवाल उठाता है, और हमारे मोदी जी तो रंगून जाकर के बहादुर शाह जफर समझ गए कि कब्र पर जो है चादर चढ़ा करके आया है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, ये सब फालतू चीज है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को इन चीजों से कोई लेना देना है नहीं। अब यहां पर जो है एक दो बात आपके नोट में नहीं है। कौन बात आपके नोट में नहीं है? तो एक बात यह आपके नोट में नहीं है कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किसकी सूचना पर गिरफ्तार किया गया था? तो जीनत महल। यह भी काफी शानदार प्रश्न है, पूछे जाने योग्य प्रश्न है, और हमको लगता है कि किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। और साथ ही साथ एक बात और, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को किस शहर में दबाया गया था? दिल्ली। या फिर 1857 के विद्रोह की शुरुआत होने के बाद घटित होने वाली पहली घटना कौन है? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत होने के बाद घटित होने वाली प्रथम घटना यह है कि इस विद्रोह को सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में सितंबर 1857 ईस्वी आते आते ही दबा दिया गया। क्लियर है ये बात? तो एक दो पॉइंट यहां से आप नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा। जीनत महल के सूचना पर बहादुर शाह जफर को जीनत महल के सूचना पर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट 1857 का विद्रोह सबसे पहले सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में दबा दिया गया था। दिल्ली के क्षेत्र में दबा दिया गया था। चलिए अब आगे देखिएगा। दिल्ली के बाद अगर देखा जाए
तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था लखनऊ। कौन बना था? नोट में लखनऊ ही ना है, लखनऊ ही ना, क्या है? अरे वही है महाराज, नोट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा देते हैं, ऐसे तो कुछ भी बता सकते हैं, नोट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा देते। अवध, दिल्ली के बाद 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना आपको लखनऊ। आपको अवध एक देसी रियासत हुआ करता था, अवध की ही राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। सबसे पहले अवध मुगलों के अधीन था, मुगलों के अधीन था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना की और फिर अवध में नवाबों का शासन स्थापित हुआ। अवध में नवाबों का शासन स्थापित हुआ। अवध के नवाब सादत खां हो गए, सफदरजंग हो गए, सुजाउद्दौला हो गए, आसफउद्दौला हो गए, वाजिद अली शाह हो गए। ये सभी अवध के नवाब हैं। अवध के नवाबों में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। वाजिद अली शाह हुए। वाजिद अली शाह को वर्ष 1856 ईस्वी में अवध के अंतिम नवाब की अगर हम बात करें तो अवध के अंतिम नवाब हुए कौन? तो अवध के अंतिम नवाब हुए वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने गद्दी से हटा दिया। कहा कि वाजिद अली शाह से अवध का शासन सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, अर्थात कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। वाजिद अली शाह काफी भद्र थे, काफी ईमानदार थे, काफी चरित्रवान थे और इन्होंने पद से हटाए जाने का विरोध नहीं किया। लेकिन इनकी पत्नी बेगम हजरत महल थी। इनकी पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। और जो बेगम हजरत महल थी, इसे इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। महक परी, महक परी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का विरोध की और अंग्रेजों से यह सिफारिश की कि उन्हें अवध का क्षेत्र वापस दे दिया जाए। उनका बेटा बिरजिस कादिर अवध का अगला नवाब बनेगा, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें अवध देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। जब बेगम हजरत महल कूद पड़ी तो जो अवध की जनता थी, और जानते हैं एक बात जानिए, अवध एक ऐसा क्षेत्र था जहां से आम जनता ने भाग लिया। और आम जनता क्यों भाग लिया जानते हैं? क्यों भाग लिया? इसके कई कारण हैं। एक तो पहली बात यह है, ये कॉमन बात है, सबके साथ ऐसा होता है
जैसे मान लिया जाए कि ये लड़का का एक दोस्त लड़का है और एक दोस्त लड़की है। अब फिर हल्ला कीजिएगा तो नहीं बोलेंगे। ये लड़का का एक दोस्त लड़का है और एक दोस्त है लड़की। मान लिया जाए कि इससे इसका दोस्त बोला लड़का कि तुम हमको अपना क्वेश्चन बैंक दे दो, और लड़की बोली कि तुम हमको अपना क्वेश्चन बैंक दे दो। दोनों मांगेगा, एक मांगेगा और एक मांगेंगी। तो ये किसको देगा जानते हैं? लड़की को। ये सत्य है और ये परम सत्य है, समझ गए? ये कॉमन बात, ये साधारण बात, सिंपल बात है। ये कोई असाधारण बात नहीं, ये साधारण बात। तो जो है अवध की रानी कूद पड़ी है, जनता कैसे पीछे रहेगा? समझिएगा। तो एक तो ये कारण था, और दूसरा ये तो हंसी मजाक वाला कारण था। दूसरा और जो परफेक्ट कारण था वह यह था कि आपको 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही सिपाही था, अधिकतर विद्रोही सिपाही अवध से ही था। अवध के विषय में कहा जाता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, अवध का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके कोई ना कोई एक सदस्य 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट ना किए होंगे। शहीद वाला बात ना है। देखिए, एगो प्रश्न यहां पर हमको याद आ गया। ये सब शहीद शहीद चिल्लाया तो एगो बात याद आ गया। मराठा पढ़ाते हुए ऐसे हम बतलाए नहीं थे। देखिए, यहां पर थोड़ा सा 1857 के विद्रोह को रोक करके थोड़ा मराठा पर जा रहे हैं, बस 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत होने वाला एक महत्वपूर्ण युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। मराठों के तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव ने किया, और अफगानों के तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा साम्राज्य या मराठा राज परिवार से जुड़ा हुआ जितने भी परिवार थे, लगभग हर परिवार से कोई ना कोई शहीद जरूर हुआ था। लगभग हर परिवार से। यह पूछा गया प्रश्न है कि कौन ऐसा युद्ध था जिसमें मराठा साम्राज्य के राज परिवार के हर परिवार से कोई ना कोई एक सदस्य शहीद जरूर हुआ है। वह था आपको पानीपत का तृतीय युद्ध। कुछ समझे? चलिए, उसी प्रकार से 1857 के विद्रोह के विषय में कहा जाता है कि अवध 1857 के विद्रोह का एक ऐसा क्षेत्र था जहां से हर परिवार से कोई ना कोई सदस्य इस विद्रोह में भाग जरूर लिया। कोई ना कोई सदस्य इस विद्रोह में भाग जरूर लिया। और विद्रोही सिपाही भी सबसे ज्यादा अवध से ही थे। तो हर परिवार के लगभग सिपाही भी थे। तो किसी का भाई लड़ रहा था, किसी के पिताजी लड़ रहे थे, तो भाई और पिताजी को साथ देने के लिए जो है उनके परिवार से जुड़े और सब लोगों ने भी पार्टिसिपेट करने का काम किया।
और विशेष तौर पर अवध के क्षेत्र में ही आम जनता ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा अन्य क्षेत्र में बहुत कम या नगण्य मात्रा में आम जनता ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अवध के क्षेत्र में आम जनता ने बढ़ चढ़कर और खुले तौर पर पार्टिसिपेट किया था। अवध के क्षेत्र में आम जनता ने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। विद्रोह का स्वरूप काफी भयावह हो गया, काफी भयावह हो गया। विद्रोह के भयावह स्वरूप को देखते हुए इस विद्रोह को दबाने के लिए लखनऊ हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, कर्नल नील, कैंपबेल, इन सभी लोगों को भेजा गया था। इन सभी लोगों को भेजा गया, जिसमें विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस, कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, कर्नल नील, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, कर्नल नील, ये सभी लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया। और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया कैंपबेल ने। और जब लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह दबने के कगार पर था तो बेगम हजरत महल भागकर चली गई नेपाल। कहां भागकर चली गई? नेपाल। और उसके बाद जो है उसका कोई अता पता नहीं लगा। समझ गए? तो नीचे से एक दो पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। तो दीजिए तो हीरो। लिखिएगा, लिखिएगा। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ में विद्रोह को दबाते हुए हैवलॉक और कर्नल नील भी मारा गया था। लखनऊ में विद्रोह को दबाते हुए हैवलॉक और कर्नल नील भी मारा गया था। लखनऊ में विद्रोह को दबाते हुए हैवलॉक और कर्नल नील भी मारा गया था। लखनऊ में विद्रोह को दबाते हुए हैवलॉक और कर्नल नील भी मारा गया था। हैवलॉक और कर्नल नील भी मारा गया था। हैवलॉक और कर्नल नील भी मारा गया था। चलिए, इसके बाद जो है 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था आपको कानपुर। कौन बना था? कानपुर। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कानपुर के विषय में, लेकिन उससे पहले एगो पॉइंट और लिखिए। कानपुर कर दिया है नोट में, उसको कानपुर कर लीजिएगा। लिखिएगा, 1857 के विद्रोह में के विद्रोह में सबसे ज्यादा अवध के क्षेत्र से सबसे ज्यादा अवध के क्षेत्र से सिपाहियों ने भाग लिया था। तथा
तथा तथा तथा तथा यहां से आम जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया था, तथा यहां से आम जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया था, तथा यहां से आम जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया था, तथा यहां से आम जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया था, तथा यहां से आम जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया था। चलिए अब आगे आइएगा कानपुर। देखिए जो कानपुर है, कानपुर कौन नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन है? अच्छा, ज्योग्राफी का क्लास सुबह में कौन कौन नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कौन कौन हाथ खड़ा? काहे नहीं कर रहे हैं? ऐसे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, का हाथ काट लेंगे हम। क्या बकरी चराने जाते हैं? लड़की में कौन कौन नहीं कर रही है? जी सब करती है। कौन कौन नहीं कर रही है? जो नहीं कर रही है घास छिलने जाती होगी गांधी मैदान। पढ़िए, आज ये बताए हैं सुबह में, बोले न समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना पड़ता है, और समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे पीछे रह जाएंगे, ठीक है? जीवन बर्बाद हो जाएगा। हो गया बोल रहा है हो गया। अभी 1275 का वैकेंसी है, 2000 का वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी, अभी मत कहिए बर्बाद। कानपुर, कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब, नाना साहब, इनका मूल नाम था धोंदूपन। इनका मूल नाम क्या था? धोंदूपन। हुआ क्या था, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय। जो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय का निधन 1853 में जब हो गया, तो बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र था नाना साहब। बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद जो मराठा पेशवा को पेंशन दिया जाता था वो बंद कर दिया गया, अर्थात नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया गया। तत्पश्चात नाना साहब ने अपने सलाहकार, नाना साहब का सलाहकार था अजीमुल्ला। नाना साहब का सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला। नाना साहब के सलाहकार जो अजीमुल्ला थे, अजीमुल्ला थे, इन्होंने लंदन जाकर नाना साहब के पेंशन की पैरवी किया, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो सका, जिस वजह से नाना साहब विद्रोह में कूद पड़े। और ध्यान रखे, जो अजीमुल्ला था, इन्होंने भी 1857 के विद्रोह, इन्होंने भी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने फतेहपुर के क्षेत्र से, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फतेहपुर के क्षेत्र से इन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। और साथ ही साथ 1857 के विद्रोह के दौरान एक गीत लिखा गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान इस विद्रोह में भाग लेने वाले
विद्रोही सिपाहियों को प्रेरित करने को लेकर एक गीत लिखा गया था। वो गीत अजीमुल्लाह के द्वारा ही लिखा गया था। वह गीत अजीमुल्लाह के द्वारा ही लिखा गया था। भले ही कानपुर के क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया हो, लेकिन अगर बात सेन नेतृत्व की करे तो इस विद्रोह का 1800 कानपुर के क्षेत्र से सेन नेतृत्व किया था। सेन नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने तात्या टोपे ने सेन नेतृत्व किया था। और जो तात्या टोपे थे, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जो तात्या टोपे थे, इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। तात्या टोपे और नाना साहब ने मिलकर कानपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रतिरोध किया। कानपुर जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जैसे पटना भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर कई सारे घाट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि NIT घाट, गाय घाट, फिर जो है उधर काली घाट, बांस घाट, कृष्णा घाट, है ना जी? है, ठीक है। तो देखिए, कानपुर जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, कई सारे घाट थे। कानपुर में ही एक घाट था सती चोरा घाट। एक घटना सती चोरा घाट पर 1857 के विद्रोह के दौरान घटित हुआ है, जिसे सती चोरा कांड कहा जाता है। तो जो आपको सती चोरा कांड है, इस कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से। कैसे है 1857 के विद्रोह से? देखिए, जब कानपुर में विद्रोह जोर शोर से चलने लगे थे, तो कानपुर में रहने वाले अंग्रेज विद्रोही सिपाहियों से घिर गए थे। तो नाना साहब ने अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया, उसमें महिला भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। नाना साहब ने अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया कि चलिए, हम आपको कानपुर से सुरक्षित बाहर निकलवा देंगे। लेकिन नाना साहब भरोसा और आश्वासन देकर के ब्रिटिशों को कानपुर से बाहर निकाल रहे थे। लेकिन जब नाना साहब उन अंग्रेजों को लेकर सती चोरा घाट पर गए और फिर वो लोग जो है वहां से अपना जाते बाहर, तो फिर नाना साहब का मन बदल गया और फिर नाना साहब विद्रोही सिपाहियों के साथ मिलकर निर्दोष अंग्रेज बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। यही घटना इतिहास में सती चोरा कांड के नाम से जानी जाती है। और इस घटना
को नाना साहब के चरित्र पर कलंक के समान देखा जाता, कलंक के समान देखा जाता है। तो जैसे कि अभी मान लिया जाए कि हमास इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता है, आम जनता तो निर्दोष है न हो, ठीक है, आम जनता निर्दोष है, तो आम जनता उसमें मारा जा रहा है, ये सही नहीं है। चाहे इजराइल का आम जनता मारा जा रहा या गाजा पट्टी के इलाके का आम जनता मारा जा रहा हो, देखिए कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे ना, मानवता का शर्मसार हो रहा है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संस्था का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। अगर उस संस्था का महत्व रहता तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होता, और अभी जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है ये नहीं होता, नहीं होता। देखिए वही बात है, पुलिस, बिहार पुलिस का काम क्या है? समाज में शांति व्यवस्था को कायम बनाए रखना। लेकिन कितना शांति व्यवस्था कायम? एकदम नहीं है, घटना पे घटना हो रहा है। आज तो हमको लगता है हाजीपुर में किसी पुलिसे को दिन दहाड़े मार दिया, पुलिस पे गोली चला दिया दिन दहाड़े। इसके बाद जो है आप देखते होंगे पुलिस जो है कभी भी समय पर नहीं पहुंचता है, घटना होने के बाद पहुंचता है। आप लोग भी तो उसी के अंग बनिएगा, ठीक है, समय से पहले पहुंच जाइएगा। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, आपके परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न है, एनडीए सीडीएस का, आई थिंक मेरे ख्याल से पूछा गया ये प्रश्न है कि जो है आपको सती चोरा कांड का संबंध जो है किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। क्लियर है? और बाद में जाकर कैंपबेल को कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। कैंपबेल ने कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को, कैंपबेल ने कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। और जब कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह दबाए जाने लगे तो नाना साहब भी भागकर चल गए नेपाल। कहां चल गए? नेपाल। बेगम हजरत महल और नाना साहब 1857 के विद्रोह के ऐसे नेता और नेत्री हुई बेगम हजरत महल जो भाग करके नेपाल चले गए और चली गई। अब देखिएगा यहां पर जो कानपुर से सैन्य नेतृत्व कर रहे तात्या टोपे थे, इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया, इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया अंग्रेजों का। और तात्या टोपे के विषय में कहा जाता है 1857 के विद्रोह के ये एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए, अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। देखिए इनका मित्र था मान सिंह, तात्या टोपे का मित्र कौन था? मान सिंह। और जो मान सिंह था, मान सिंह का संबंध था ग्वालियर के सिंधिया परिवार से, ग्वालियर के सिंधिया परिवार से। 1857 के विद्रोह में जिस एक परिवार ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया वह है ग्वालियर का सिंधिया परिवार। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिया। और इसी राज परिवार से जुड़ा हुआ था मान सिंह। अब मान सिंह परम मित्र था तात्या टोपे का। तात्या टोपे के विषय में सारी जानकारी मान सिंह के पास हुआ करता था।
मानसिंह ने तात्या टोपे की जानकारी अंग्रेजों से साझा की और मानसिंह के जानकारी पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1859 ईस्वी में 1859 अप्रैल 1859 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका दिया गया। ये आपको कानपुर के विषय में हुआ। कानपुर के बाद आगे क्या है? बिहार। तो आगे बिहार की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए लिखिएगा सती चोरा कांड सती चोरा कांड 1857 के विद्रोह से 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 कानपुर के क्षेत्र से संबंधित है। कानपुर के क्षेत्र से संबंधित है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा 1857 के विद्रोह के विद्रोह के समय एक गीत की रचना अजीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। अजीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। तात्या टोपे अपने मित्र, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, तात्या टोपे अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। मानसिंह का संबंध, उसी में मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। नेक्स्ट पॉइंट,
1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, तात्या टोपे को डेट एग्जैक्ट ध्यान में नहीं, अंदाज 18 अप्रैल है, ठीक है, डेट नहीं लिखिए, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं। तात्या टोपे को अप्रैल 1859 ईस्वी में, तात्या टोपे को अप्रैल 1859 ईस्वी में, अप्रैल 1859 ईस्वी में, अप्रैल 1859 ईस्वी में अप्रैल 1859 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया था। फुल स्टॉप। चलिए, अब पता नहीं कहा था। चलिए आगे आ जाइएगा। इसके बाद है आपको बिहार। नोट में बिहार है ना, नोट के अकॉर्डिंग ही चलिए। बिहार, देखिए आज का बिहार तो जो है वो है, लेकिन उस समय के बिहार का मतलब था आज का बिहार और झारखंड दोनों। उस समय के बिहार का मतलब था आज का बिहार और झारखंड दोनों। उस समय के बिहार की अगर बात की जाए तो उस समय के बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई और देवघर के रोहिणी गांव से हुई। देवघर के रोहिणी गांव, देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर, पटना होते हुए, दानापुर होते हुए बिहार के आरा पहुंचा। बिहार के आरा पहुंचा। और ध्यान रहे कि पटना की अगर बात की जाए तो पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया था एक पुस्तक विक्रेता पीर अली। एक पुस्तक विक्रेता पीर अली, पुस्तक विक्रेता पीर अली। और यह विद्रोह जब दानापुर होते हुए आरा पहुंचा तो आरा के जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह की अगर बात की जाए तो ये जमींदार हुआ करते थे और इनके पास अपनी एक छोटी मोटी सेना थी, लेकिन वीर कुंवर सिंह बड़ी साहसी थे और इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है।
बिहार का शेर कहा जाता है वीर कुंवर सिंह को। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, और यही कारण है कि हमको लगता है बीपीएससी मेंस 5-6 बार इस प्रश्न को मेंस परीक्षा में पूछा है कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का विवरण दे, समालोचनात्मक विवरण दे या फिर व्याख्या दे। इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी के मेंस के प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, इनका 1857 के विद्रोह में क्या योगदान है जानते हैं? एक तो पहली बात यह है कि इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया पूर्णतः। आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। उस क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का इन्होंने अंत कर दिया। मतलब उस क्षेत्र के लोगों को आजादी दिला दी। और जब इसमें वीर कुंवर सिंह सफल हुए, तब वीर कुंवर सिंह बिहार से निकले बाहर और फिर उत्तर प्रदेश गए। और उत्तर प्रदेश पहुंचकर नाना साहब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन सभी से वीर कुंवर सिंह ने मुलाकात किया। और फिर यह तय हुआ कि सब लोग एक होकर के अंग्रेजों का प्रतिरोध करेंगे। देखिए, वीर कुंवर सिंह जो बिहार से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश गए, प्रमुख नेताओं से मुलाकात किया। यह घटना क्या कहता है? यह घटना किस और इशारा कर रहा है? थोड़ा सा आप सोचिएगा तो यह घटना इस और इशारा कर रहा है कि इस विद्रोह को क्षेत्रीय स्वरूप से राष्ट्रीय स्वरूप की ओर ले जाने का प्रयास वीर कुंवर सिंह ने किया। जहां क्षेत्रीय स्तर पर हर नेता अंग्रेजों का विरोध अलग अलग क्षेत्र में कर रहे थे, वही वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश के नेताओं से मुलाकात किया, सबको एक किया और सबको इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि सब एक होकर के अंग्रेजों का विरोध करेंगे। लेकिन बहुत दिन तक ये चल नहीं पाया, क्योंकि देखिए था क्या, एगो कहावत है, अधजल गगड़ी छलकत जाए, समझ गए? तो इस कहावत के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह ने तो प्रयास किया सब एक होकर के लड़े, लेकिन सबके मन में लोभ आने लगा कि सब एक होकर के लड़ेंगे तो फलना होगा, चिलना होगा, ढेकना होगा, हमको झांसी मिलेगा कि ना मिलेगा, हमको पेंशन मिलेगा कि ना मिलेगा। तो ये सब बात जब मन में आने लगा ना, तो कहने के लिए सब एक हुआ, लेकिन सब एक नहीं हो पाया और इसलिए विद्रोह असफल हो गया। जॉन लॉरेंस ने, अंग्रेज विद्वान है जॉन लॉरेंस नामक अंग्रेज विद्वान ने 1857 के विद्रोह के ऊपर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि अगर 1857 के विद्रोह में एक भी योग्य नेता होता जो सभी क्षेत्रीय नेताओं को एक करके अंग्रेजों का प्रतिरोध करता, तो विद्रोह का स्वरूप ऐसा था कि इसी में अंग्रेजों को बोरा बिस्तर समट करके टेम्स नदी जाना पड़ जाता, समझ गए? मतलब लंदन जाना पड़ जाता, लंदन टेम्स नदी के तट पर है, समझ गए?
तो वीर कुंवर सिंह प्रयास किए, लेकिन उस प्रयास में वीर कुंवर सिंह सफल नहीं हुए। और फिर वीर कुंवर सिंह जब सफल नहीं हुए तो वीर कुंवर सिंह पुनः उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर लौटे। उसी क्रम में 23 अप्रैल 1858 को 23 अप्रैल 1858 को अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड के साथ वीर कुंवर सिंह का संघर्ष हुआ। और अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड के साथ जो वीर कुंवर सिंह का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस संघर्ष के दौरान वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए और 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। कुछ स्रोत उनके मृत्यु को लेकर अलग बात करता है, लेकिन अधिकतर स्रोत यही कहता है कि 23 अप्रैल 1858 को लीग्रांड के साथ हुए युद्ध में जो बुरी तरह घायल हुए, इसी कारण बस 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। फिर आपको जो वीर कुंवर सिंह की अगर बात की जाए, उनका निधन 26 अप्रैल 1858 को हुआ। तत्पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, लेकिन अमर सिंह में योग्यता नहीं था, अमर सिंह योग्य नहीं था। कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद आगे अगर नोट में जाएंगे तो आगे होगा आपको झांसी। तो आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे झांसी के विषय में। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो झांसी और ग्वालियर, देखिए 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का झांसी और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। उत्तर प्रदेश के झांसी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस विद्रोह का नेतृत्व संभाली थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जो लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के गोलघर में हुआ था। बनारस के गोलघर में इनका जन्म बनारस में हुआ था। बाद के वर्षों में जाकर लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। उसका नाम था दामोदर राव, लेकिन उसका निधन हो गया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र गोद ली, लेकिन जब
उनके पति गंगाधर राव का निधन हो गया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र को झांसी का महाराज घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस बात को नहीं माना और झांसी का क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई से छीन लिया। रानी लक्ष्मीबाई गुहार लगाई, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का क्षेत्र नहीं दिया गया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें इतिहास में मनु या मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, वह झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में कड़ी चुनौती दिया। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया और जनरल ह्यूरोज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सभी नेताओं में एक मर्द की संज्ञा दिया और जनरल ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही उसके सर पर जो है तलवार, सर पर तलवार चला दिया गया था और उसी में रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हुई और फिर 18 जून 1858 को 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया और 1857 की क्रांति में वीर गति को प्राप्त करने वाली द्वितीय वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। वही 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी है। अवंतीबाई लोधी। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई मारी गई और उन्हें ग्वालियर में दफना दिया गया, अर्थात उनका मकबरा ग्वालियर में है और ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी अवंतीबाई लोधी थी। प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी थी। वही द्वितीय वीरांगना लक्ष्मीबाई बनी। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मीबाई का जन्म 19
19 नवंबर 1828 को 19 नवंबर 1828 को 19 नवंबर 1828 को बनारस के गोलघर में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 18 जून, देखिए 17-18 जून, कहीं पर 17 भी रहता है। 17 जून को घायल हुई, 18 जून को मर गई। नोट में मेरे ख्याल से 17 जून है। तो विकिपीडिया पर भी जब आप जाइएगा ना, गूगल विकिपीडिया पर, तो 17-18 जून लिखा हुआ आपको मिलेगा। 17-18 जून, ठीक है। तो 17-18 जून कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ज्यादातर केस में 18 जून ही रहता है। और पूछा गया ये प्रश्न, आई थिंक बीपीएससी का पूछा गया ये प्रश्न है, समझ गए। मेरे ख्याल से लगता है बीपीएससी का पूछा गया ये प्रश्न है कि 18 जून ही होगा। 18 जून ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। क्या लिखे हैं? उनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई। उनके पति का नाम गंगाधर राव, और पुत्र दामोदर राव थे। फुल स्टॉप। चलिए, हो गया। और कुछ लिखाना है? हाँ, चलिए आगे। याद कीजिएगा, याद कीजिएगा। आए, याद हो गया? आइए, आज नहीं याद करवाएंगे। आइए याद करते। बताइए, दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह को नेतृत्व किया था। सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां। सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां। आगे बताइएगा, कौन अंग्रेज अधिकारी दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया? निकलसन। 1857 के विद्रोह को दिल्ली में दबाते हुए कौन मारा गया? किसने दबा दिया? हडसन। किसने दबा दिया? किस उर्दू शायर ने 1857 के विद्रोह को देखा? किसने? मिर्जा। सबसे पहले विद्रोह कहां दबाया गया? कहां दबाया गया? दिल्ली। अवध और लखनऊ के क्षेत्र से नेतृत्व कौन किया? बेगम हजरत महल परी के उपनाम से किसे जाना जाता? बेगम हजरत महल को जाना जाता है। आगे बतलाइएगा कि लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को किसने दबाया? कैंपबेल। किसने दबाया? और कौन कौन मारा गया था लखनऊ?
हेनरी लॉरेंस हेवलॉक और कर्नल नील। हेनरी लॉरेंस हेवलॉक और हेनरी लॉरेंस हेवलॉक और आगे बताए। कानपुर से नेतृत्व कौन किया था? नाना साहब का मूल नाम? धोंधू से नेतृत्व कौन किया था? तात्या टोपे का मूल नाम? रामचंद्र पांडुरंग। कौन अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मरे? कौन मित्र के धोखाधड़ी? किसके कारण? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? अप्रैल 1859। कहां दी गई? मध्य प्रदेश के शिवपुरी। किस राज परिवार ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया? ग्वालियर के। कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया? कैंपबेल। किसने दबाया? किसने दबाया? सती चोरा कांड का संबंध किस विद्रोह से? 1800। आगे बताइएगा। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन? बिहार में नाना साहब, सॉरी, वीर कुंवर सिंह। बिहार से कौन नेतृत्व किया? बिहार से कौन नेतृत्व किया? पटना से पीर अली। पटना से। अच्छा, विजयी दिवस कब मनाया जाता? 23। बिहार में विद्रोह को दबाया कौन? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी। विद्रोह को दबाया कौन? जनरल ह्यूरोज। जनरल। रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा किसने दी? किसने? ह्यूरोज ने। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला? द्वितीय क्लियर। होमवर्क दे दिए हैं, पता है ना? कर रहे हैं ना? नहीं कीजिएगा तो क्या होगा पता है? जीवन बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।